जो सबसे बड़ा चीज़ है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है। आज की डेट में एंड यूज़र को पागल बनाना ना रियल एस्टेट वाले बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या रीजन है इसके पीछे? आजकल हमने देखा है सब दिल्ली छोड़ के गुड़गांव ही आने को तैयार है। मतलब दिल्ली तो क्या, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से लोगों ने गुड़गांव की तरफ ऐसे रश किया। तो गुड़गांव का लक था या गुड़गांव का इंफ्रा उस वक्त इतना स्ट्रांग हो रहा था या लोगों को दिख रहा था। व्हाट इज द मोस्ट अपकमिंग प्राइम लोकेशन फॉर गुड़गांव? एक कम्युनिटी है निर्वाणा कंट्री करके। इज इट द राइट टाइम टू बाय या अभी वेटिंग टाइम है? क्या चल रहा है अभी गुड़गांव रियल एस्टेट के प्राइसेस के बारे में? शांत लोग में घर ले रहे हो, एक 500 गज के फ्लोर का रेंटल 2.5 लाख रुपए है। आप सोशल मीडिया पे क्यों हो एंड व्हाट इज योर मोटिव ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? सोशली काफ़ी एक्टिव हो रहा है इंडिया। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पे लोगों को अवेयर करने की सोचा। हाउ कैन आई ट्रस्ट एनी ब्रोकर फॉर दैट मैटर? जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। Hello and welcome to the first episode of the podcast that we are starting with Sabharwal Associates. Today we have the face of Sabharwal Associates, whose name is Rohan Bhateja, and he'll be talking about Gurgaon real estate. We'll get to know why the prices are soaring high in Gurgaon real estate. We have recently heard of the news that there was a penthouse that was sold for a whooping amount of 190 crores in DLF Camellias. So please welcome Rohan Bhateja, who will be talking about real estate in Gurgaon, why the prices are going so high, and what has changed in the last 10 years that everyone who has invested in Gurgaon is already up 10x on their investment. Please welcome Rohan Bhateja. थैंक यू जी, थैंक यू। So Rohan, before we get into all these questions, हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं. Who is Rohan Bhateja and how are you linked with Sabharwal Associates? मैं देखो काफ़ी यंग एज में ही मैंने रियल एस्टेट वैसे स्टार्ट कर दिया था। अब करंटली आई एम 26, तो अराउंड 17-18 साल की उम्र से ही मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। 12th के बाद पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं तो स्टार्टिंग से ही मैं अपने फादर को क्रेडिट दूंगा कि उनकी वजह से मैं रियल एस्टेट में इस इंडस्ट्री में आया। और स्टार्टिंग में मैंने कमर्शियल से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में कमर्शियल्स देखता था, तो 1-2 साल 3 साल कमर्शियल्स करा मैंने, क्योंकि जैसे कमर्शियल बिल्डिंग होती है, आप लोग अवेयर हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग में रेंटिंग होती है, लीजिंग होती है। तो वो 2-3 साल ना इनिशियल स्टेजेस थी, तो बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट बना नहीं। बट लकीली 2021 में मेरे ही किसी रेफरेंस के थ्रू आई गेट अ चांस टू जॉइन सबरवाल एसोसिएट्स। तो 2021 के बाद मेरी रियल एस्टेट जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मैंने सबरवाल एसोसिएट्स ज्वाइन करा तो कोविड टाइम चल रहा था उस वक्त। और कोविड टाइम में ना मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी और बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइजेस कभी अप जा रहे हैं, कभी क्रैश हो रही है मार्केट। तो बहुत सारी फ्लक्चुएशन थी उस वक्त। इनिशियल स्टेजेस पे ना बहुत मज़ा आया, मतलब एक स्पार्क मिला काम करते हुए, एक किक मिली कि हाँ यार रियल एस्टेट है एक चीज़। क्योंकि जैसे मैंने बताया पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो अपनी इच्छा से तो मैं रियल एस्टेट ज्वाइन नहीं करा। बट ये कि एक बार जब स्टार्ट हुआ, मेहनत करनी स्टार्ट करी, चीज़ें देखी, लोगों से इंटरेक्शंस हुए, मज़ा आया रियल एस्टेट में। अब आज 2025 स्टार्ट हो गया, 4-5 साल हो चुके हैं मुझे सबरवाल एसोसिएट्स में ही। तो बहुत मज़ेदार जर्नी रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो सर आपने अपनी जर्नी तो बता दी, तो व्हाट इज सबरवाल एसोसिएट्स? थोड़ा सबरवाल एसोसिएट्स के बारे में बताइए। देखो सबरवाल एसोसिएट्स ना यहाँ पर गुड़गांव में 1989 से ऑपरेशनल है। और प्राइमरी मैं कहूँगा जो लोग सबरवाल एसोसिएट्स को जानते हैं ना, तो दिल्ली का, क्योंकि सारा गुड़गांव दिल्ली से ही भरा हुआ है। जो मेन आपने कहा 1989 से, मतलब 25 और 21 अराउंड 3 डेकेड से, हाँ 36 साल हो चुके हैं। अब हुआ क्या, जब जो कंपनी के ओनर हैं, जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं कंपनी के, मिस्टर अरुण सबरवाल, और उनके जो बेटे हैं मिस्टर वरुण सबरवाल। तो अरुण सर जो हैं, उन्होंने जब इस कंपनी को फाउंड किया
तो एज अ कंस्ट्रक्शन उन्होंने इस अपने जो इनका काम था उसको स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर कंसल्टेंसी का भी काम बहुत ट्रेंड में आने लगा, क्योंकि लोग दिल्ली से ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। तो सन 2000 के बाद से हमने सबरवाल एसोसिएट्स ने DLF में अपना ऑफिस सेटअप करा। उसके बाद से अरुण सर के जो बेटे हैं मिस्टर वरुण सबरवाल, जो अभी करंटली लीड कर रहे हैं पूरी सबरवाल एसोसिएट्स को, तो उन्होंने टेक ओवर करा और आज उनको भी अप्रॉक्सीमेटली 25 साल का एक्सपीरियंस है। और जो लोग गुड़गांव के रियल एस्टेट से अवेयर हैं वो लोग सबरवाल एसोसिएट्स को आज नहीं तो कल ज़रूर टच करके ज़रूर गए होंगे। चाहे कोई भी कंसल्टेंसी फर्म हो, चाहे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई भी बड़े यहाँ पर घर जिन्होंने लिया हो, तो मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं गुड़गांव में। एक रेपुटेशन, एक रिलायबिलिटी के लिए अगर बात करी जाए ना, तो बहुत मतलब कस्टमर हमारे ऐसे सबरवाल एसोसिएट्स इज अ ब्रांड दैट वी कैन ट्रस्ट एनी डे। एंड सर, आपने बोला कि बड़े इन्वेस्टर्स सब ने कहीं ना कहीं सबरवाल एसोसिएट्स के साथ काम किया ही होगा या उनसे एटलीस्ट बात तो करी होगी। तो डू यू ओनली डील विद हाई एंड क्लाइंट्स और डू यू टेक केयर ऑफ द रेगुलर क्लाइंट्स एज वेल? देखो, अब गुड़गांव में ना प्राइजेज इतने हाई चले गए हैं, अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ना कम बजट के ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। आप भी अवेयर हो गए, आज की डेट में अगर 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए के ऑप्शंस अगर कोई कंज्यूमर आता है ना हमारे पास, तो ऑप्शंस हमारे पास देने के लिए है ही नहीं। हाई एंड क्लाइंट्स तो अब क्या कह सकते हैं, 10-12-15 करोड़ रुपए वाले क्लाइंट्स तो देखो फिर जो उनके जो परसेंटेज होता है ना वो बहुत कम होता है। हर बंदे के बाद 10 करोड़ रुपए नहीं होते। जो मिनिमम टिकट साइज स्टार्ट होता है ना वो 2.5-3 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। एंड इसमें मतलब प्लॉट्स वगैरह तो नहीं आ पा रहे आजकल, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी काम था वो जब हमने स्टार्ट करा था सन 2000 के आसपास से, तो वो प्लॉट्स का काम था। तो प्लॉट्स, तब बिल्डर फ्लोर का ट्रेंड तो था ही नहीं। 2010, 11, 12 के बाद बिल्डर फ्लोर का ट्रेंड आया, तो प्लॉट्स के साथ साथ फ्लोर्स का भी काम स्टार्ट हुआ। अपार्टमेंट्स भी धीरे धीरे आने लगे, इंडिपेंडेंट विलास भी आने लगे, क्योंकि पहले तो प्लॉट्स के साथ साथ उन पे विलास बनते थे, कोठियाँ बना करती थी। तो वो ट्रेंड उसके बाद से फ्लोर पे आया। तो धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है। अब 12-13 करोड़ रुपए वाले कस्टमर्स भी काफ़ी हैं, बट एक एवरेज साइज की बात करूँ ना तो 3 करोड़ से 6 करोड़ 7 करोड़ के जो सेगमेंट है, हम बेसिकली उस सेगमेंट को कैटर करते हैं। और रफली आइडिया अगर मैं आपको बताऊं तो 3-3.5 करोड़ रुपए से ऑप्शंस अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास। मिनिमम बहुत अच्छी लोकेशंस से लेकर मतलब बहुत ज़्यादा हल्की लोकेशंस का काम करने का देखो कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट, लोकेशंस बाय लोकेशंस वेरी करती हैं चीज़ें। करेक्ट। तो सर, अभी हम ये बात कर ही रहे हैं, तो आपने बोला कि आपका टिकट साइज जनरली जो आप केटर करते हैं दैट इज़ बिटवीन 3 to 6 लगा लेते हैं हम, कि 3 से 6 करोड़ के बीच में आप केटर करते हैं। तो क्या क्या सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करते हैं? एंड 3 से 6 करोड़ में अगर लेट्स से इफ समवन इज कमिंग टू यू एज अ क्लाइंट, तो उसको आज आपको अगर अभी ऑप्शंस देनी हो, तो एज अ जेन्युइन ब्रांड सबरवाल एसोसिएट्स आप क्या रेकमेंड करेंगे कि ही और शी शुड गो फॉर अ प्लॉट या वो फ्लोर लें? मतलब आपका क्या सजेशन है? देखो, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्लॉट्स आज की डेट में ना आप कोई हल्की से हल्की लोकेशन भी लोगे ना, जो अभी मतलब ये लगा लो उस लोकेलिटी में अभी कंस्ट्रक्शन होनी भी स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसी कंस्ट्रक्शन ऐसी लोकेशन भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पर भी मिनिमम प्राइस रेंज एक 200 गज के प्लॉट की भी 6-6.5 करोड़ रुपए आ चुकी है। अगर मैं एक्सटेंशन रोड, SPR रोड तक की बात करूँ ना, तो 200 गज का प्लॉट 6-6.5-7 करोड़ रुपए का आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली। 3 लाख रुपए पर गज हो गया। आप मिनिमम ये मान के चलो। हुड्डा के सेक्टर्स की बात करें तो 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए गज का रेट वहाँ पर आ गया है। अच्छे डेवलप्ड जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने अच्छा नाम एस्टैब्लिश कर लिया है, वो 3 लाख रुपए गज तक का एक मिनिमम रेट एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 200 गज का प्लॉट 6 करोड़ रुपए से मिनिमम स्टार्ट होता है। तो एक प्लॉट का सेगमेंट जो है वो रफली आप मान के चलो 6 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं ऑप्शंस, और वो 50-60 करोड़ रुपए तक भी जाते हैं, क्योंकि 1000-1200 गज के प्लॉट साइज भी है यहाँ पर। तो ये एक प्लॉट्स की रेंज ये रहती है। फ्लोर्स की जो रेंज है ना वो रफली स्टार्ट हो जाती है 3-3.25 करोड़ रुपए से, एंड इट गोज अप टू 20-25 CR। ये 1000-1200 गज के फ्लोर्स भी बनने लगे हैं। और जो आपने बोला कि स्टार्ट हो जाती है 3-3.25 करोड़ से, दिस इज 200 गज या दिस इज 180, 200, 215, ये 3 साइजेज आते हैं।
जो 3-3.25 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं ऑप्शंस। एंड दे जो ये फ्लोर्स आप देते हो, मतलब आप लोग ही डेवलप करते हो या ऑलरेडी डेवलप, नहीं, मतलब हम बने हुए बता रहे हो? हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन भी है, बट हम बहुत कम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ओके। आप हमारा वेबसाइट भी चेक करोगे, इंस्टाग्राम भी चेक करोगे ना, तो भी हमारा जो बायो है उसमें लिखा है कि वी आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड डेवलपर। ओके। हमारी अपनी साइट्स भी हैं और काफ़ी टाइम से साइट्स बना रहे हैं, बट एक टाइम पे हम बहुत कम साइट्स बनाते हैं, बहुत टेस्टफुली बनाते हैं हम साइट्स जो भी बनाते हैं। बट अभी हमारा जो मेन फोटे है वो एज ए कंसल्टेंट है। ओके। वो हम लोगों को गाइड करते हैं कि कौन सी लोकेशन अच्छी है, प्री एंड पोस्ट सेल्स में हम कैसे उनको ट्रांजैक्शन करवाते हैं, उस चीज़ में गाइड करते हैं। रोहन, द मेजर इशू जो आई गेस सबने ही नोटिस किया होगा कि एक बार जब सेल हो जाती है ना, हाँ जी। लेट्स से कि आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको एक फ्लोर या प्लॉट कुछ भी सेल आउट कर दिया है, उसके बाद जो इसको चैलेंजेस आते हैं ना, वो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या एसोसिएट्स हेल्प नहीं करते हैं। आप करते हैं या नहीं करते हैं? देखो मैं बताता हूँ इस चीज़ में ना, जो लोग हेल्प नहीं करते हैं ना, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, बट जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अब आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, देखो हर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की ना एक कमीशन होती है, जो हमारी ब्रोकरेज होती है, जिसको हम बोलते हैं। राइट। वो हर ट्रांजैक्शन का 1% एक ब्रोकर, एक कंसल्टेंट चार्ज करता है। सही। तो 1%, अब कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो ब्रोकर अगर आपसे जो आपसे चार्ज कर रहा है ब्रोकरेज, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक आप शिफ्ट ना हो जाओ, और शिफ्ट होने के बाद भी आपको उसको असिस्ट करना चाहिए। करेक्ट। बट यहाँ पर आजकल चल क्या रहा है, कई ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स आ गए हैं, क्योंकि ट्रेंड ना रियल एस्टेट का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है आजकल गुड़गांव में। हर दूसरा बंदा आज की डेट में ना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना हुआ है। और लोगों को भी पता नहीं है, लोग ना अपने छोटे से कच्चे लालच, जैसे अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना, कच्चे लालच के चक्कर में 2-4-5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में वो किसी भी ब्रोकर से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या कोई उनको मतलब अपनी बातों में फंसा ले कि ये आप अपनी ब्रोकरेज मत देना मुझे, मैं कर लूँगा, आपकी ट्रांजैक्शन करा दूंगा। अब वो होता है कोई एक एंड यूज़र आएगा ना, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं है। एक इन्वेस्टर होता है ना, वो बहुत स्मार्ट होता है, कोई प्लॉट बाय करने जा रहा है। एक एंड यूज़र ना, जो एक घर लेने जा रहा है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। करेक्ट। वो ये देखता है यार मिनिमम बजट में मेरे को कम पैसे में, चाहे 4 लाख रुपए भी बच रहे हैं ना, 2 लाख रुपए भी बच रहे हैं, वो उसकी तरफ चला जाएगा। राइट। बट लोगों को ये चीज़ मतलब अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप 2-4-5 लाख रुपए चक्कर में ना अपने 3-4-5 करोड़ रुपए दांव पे लगा देते हो। उन लोगों को एक पैसे तक की नॉलेज नहीं होती, जो आज की डेट में हर दूसरा बंदा रियल एस्टेट का काम करने के लिए बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात कर लेना उनके साथ बैठकर, तो उनको ABC भी नहीं पता होती। करेक्ट। अब प्री और पोस्ट सेल्स में अगर हम बात करें ना, जब हम किसी को ट्रांजैक्शन करवाते हैं, उस प्रॉपर्टी के जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है ना, जब उस प्रॉपर्टी की नेगोशिएशन की बात आती है, बिल्डर से क्या मैक्सिमम चीज़ें हम करवा कर दे सकते हैं उस बंदे को, वो चीज़ करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब 2 पार्टी बैठी होती है ना, जो जब एक बिल्डर बैठा है जो 50-60 करोड़ रुपए का बिल्डर है, जो 10 साइट्स बना रहा है, उसके सामने बैठकर उस बंदे से नेगोशिएशन करवाना, उस बंदे के सामने, उस बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि आप भी कौन हो। जब आप पुराने बैठे होगे, किसी एक इंडस्ट्री में बैठे हो आप, जब उसको पता है कि यार ये बंदा है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री चला रहा है, तो उसको भी पता होता है कि अगर इसने बोल दिया ना तो ये काम करना पड़ेगा। कोई नया बंदा आकर बोलेगा ना, उसको दबाने में 2 मिनट नहीं लगते बिल्डर को। तो वो फर्क आ जाता है बहुत। तो प्री सेल्स में देखो, नेगोशिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन है। आज की डेट में एंड यूज़र को पागल बनाना ना रियल एस्टेट वाले बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल है। वो कुछ भी करके ना, वो आपको बोलेगा सर मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक करवा ली है, बिल्डर की डॉक्यूमेंटेशन है। और कई केसेस तो हमारे आगे ऐसे आए हैं कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्योंकि बिल्डर 15, 16, 17 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा है, वो अपने पैसे दाव पे थोड़ी लगाएगा, वो अपने पेपर्स पूरे रख के चलता है। बट जो आपका कंसल्टेंट है ना, जो आपका ब्रोकर है, उसको उसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, वो बंदा जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, जब आप घर में शिफ्ट कर जाते हो, तो मेरा ये मानना है कि उस बंदे को आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की एक फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल फाइल बनाकर देनी चाहिए, जिसमें A to Z
ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हों जिसकी शायद ज़रूरत ना भी पड़े, बट वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो अब कई केसेस मेरे सामने ऐसे आए जो लोगों ने 2-3 साल पहले फ्लोर बाय किया होगा, अब उनके पास मेन गुड़गांव में ना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चलता है। जब गुड़गांव में आप ओसी, जिसको ओसी बोला जाता है, तो उसके बिना आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अच्छा। तो अब मेरे सामने एक कस्टमर आए, इंटरेक्शन हुआ उनसे, यूट्यूब के थ्रू इंटरेक्शन हुआ, मिलने आए ऑफिस में, उनकी प्रॉपर्टी हम रीसेल करवा रहे थे। उनकी डॉक्यूमेंट जब मैंने चेन चेकआउट करी ना, जब उनका चेन देखा, उनके जो फोटोकॉपीज वो लाए थे, वो इतनी मिसमैनेज कर रखी थी ना वो वाली चेन, उस जिस भी कंसल्टेंट से उन्होंने बाय किया था, उस डॉक्यूमेंटेशन में ना उनके पास ओसी था, ना वो रजिस्ट्री की उनके पास सर्टिफाइड कॉपीज थी। मतलब वो अगर बेचना चाहे ना उस प्रॉपर्टी को, अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर दे, तो वो फर्स्ट लुक में बैंक वाले उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो सर। आप इतने पैसे लगा 3 करोड़ रुपए हमारे लिए, हम तो चलो सुनते रहते हैं सारा दिन, 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, बट एक एंड यूजर अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर आता है, राइट। वो लोग दाव पर लगा रहे हैं, तो वो बड़ा हर्ट होता है। हमारा एम तो यही रहता है, हमारे कंज्यूमर्स भी जो है वो, मतलब तारीफ करने वाली बात नहीं है, बट हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम बेस्ट हैं, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, चाहे नेगोशिएशंस की बात हो, तो हम सारी चीज़ों में अपने आप को बेस्ट मानते हैं, और हम उस चीज़ को प्रूव भी कर चुके हैं, और फ्यूचर में और ज़्यादा प्रूव करते जाएंगे उसको। तो सर अभी हम ये बात कर ही रहे हैं फ्रॉड्स की, तो आप तो मार्केट में ही बैठे हैं, तो आपको तो पता ही है कि बहुत सारे फ्रॉड्स डेली होते हैं। डेली मतलब कोई ना कोई ब्रोकर किसी ना किसी को फ्रॉड कर ही रहा है रोज। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, कोई तरीका है इस सब से बचने का? देखो, सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, और आज की डेट में जैसे मैंने कहा, हर दूसरा बंदा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन के घूम रहा है। तो सिर्फ एक ही चीज़, आप रिलायबिलिटी एक ही चीज़ की है कि आप थोड़ा सा खुद अवेयर हो जाओ। आप खुद अवेयर हो जाओगे ना, आप थोड़ा सा और थोड़ा एक बार थॉरोली चीज़ों को देखने लग जाओगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो। अब एक और पॉइंट इसी से मैं निकालूं, अगर लोग घर बाय करने जाते हैं आज की डेट में, जैसे वास्तु काफ़ी ट्रेंड में है। हाँ जी। अब मेरा मतलब, हमारे पास जितने कंज्यूमर्स आते हैं, वो 9 आउट ऑफ 10 कंज्यूमर्स को चाहिए आज की डेट में वास्तु परफेक्ट। हाँ, वास्तु परफेक्ट घर। और क्यों ना भी लें, वास्तु बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद भी वास्तु परफेक्ट घर में रह रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है घर में, अगर आप एक नॉन वास्तु परफेक्ट घर में रह रहे हो ना, और लेना भी चाहिए। बट आप 2 चीज़ें पढ़ के आ जाते हो, आपने कहीं से पढ़ लिया या आपको किसी ने बोल दिया कि आपको ऐसा घर लेना चाहिए, तो आप उसी चीज़ को ना सर में अपने घुमाकर आप उसी चीज़ को लेकर चलते रहोगे कि भाई ये चाहिए, या नॉर्थ फेसिंग चाहिए, या ईस्ट फेसिंग चाहिए। और एट दी एंड वो कंज्यूमर देख तो रहा है ऑप्शंस, अब वही कंज्यूमर, क्योंकि नॉलेज है नहीं, एक्सपर्ट वो है नहीं, उसने कहीं से सुन लिया, अब वही चीज़ वो किसी और ब्रोकर उसको बोल देगा ना कि आप ये वाली प्रॉपर्टी ओके आप ले लो। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हमने, जो मतलब वास्तु में अगर काउंट करें ना, 1 आउट ऑफ 10 वास्तु उस घर में ऐसा है। ऐसे ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो वो घर लेकर गए हैं, और वो स्टार्टिंग में जब लेने आए थे ना, तो वो कहते थे कि हमें वास्तु परफेक्ट घर लेंगे, उसके बिना लेंगे ही नहीं। अब वही है कि कोई आपको अगर अपनी बातों में फंसा कर, क्योंकि रियल एस्टेट में ना बातें ही चलती हैं, तो बातों के थ्रू लोग आपको मैनिपुलेट कर देंगे, और आपसे बहुत सारी चीज़ें आपकी छीन लेंगे, आपके पैसों का नुकसान करा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज की डेट में आप अगर प्रॉपर्टी में गलत इन्वेस्ट कर दिया ना आपने, तो वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। करेक्ट। वो आपके 3-4-5 करोड़ रुपए तो क्या, आपकी नींद तक उड़ा सकती है। क्योंकि एक रियल एस्टेट बाय, क्योंकि घर इंसान को ही लेता है ना, वो 15-20 साल, कम से कम तो इतने टाइम के लिए लेता ही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो घर लेते ही एक भी बार हैं सिर्फ, कि पूरी लाइफ उन्होंने उसी में गुजारनी है। इतने कंज्यूमर्स आते हैं, वो एक घर लेते हैं, वो कहते हैं अब दिल्ली में एक घर लिया था, अब गुड़गांव में शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों का जॉब यहाँ पर है, तो अब ये एक ही बारी शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद जो करना है बच्चों ने करना है, तो घर अच्छा दिलाया। तो सर अभी आपने बोल ही दिया ये तो, कि दिल्ली से लोग, बहुत सारे लोग गुड़गांव मूव हो रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? आजकल आपने देखा है सब दिल्ली छोड़ के गुड़गांव ही आने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। होता क्या है, देखो दिल्ली में ना
बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ना अगर रियल एस्टेट लैंग्वेज में बात करूं ना, दिल्ली का ना जूस आ चुका है। जूस एज इन दिल्ली में जो प्राइसेस बढ़ने थे ना, वो बढ़ चुके हैं, सैचुरेशन आ चुका है। ओके। वो पिछले 10 साल पहले जो प्राइस था वही प्राइस आज दिल्ली में वही स्टैग्नेंट है। ओके। अभी प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो प्राइम लोकेशंस थी वो और प्राइम हो गई है। थोड़ा बहुत प्राइस ज़रूर बढ़ा है, बट दिल्ली में अगर वेस्ट दिल्ली में किसी के पास 17-18 करोड़ रुपए की एक 200-250 गज की कोठी है ना, वो कहता है यार 250 गज की कोठी है, 20 साल पुरानी बनी हुई है, बच्चे जिद कर रहे हैं, गुड़गांव में काम है, डेली ट्रैवल करना पड़ता है, क्या करें। अब वो गुड़गांव में रेट चेक करते हैं, यहाँ से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, गुड़गांव में रेट चेक करते हैं, 200 गज की एक फ्लोर आपको 9 करोड़ रुपए में मिल जाता था। एक पूरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लोर नहीं, पूरी बिल्डिंग 9-10 करोड़ रुपए में मिल जाती थी। तो वो कहता था यार 200 गज की बिल्डिंग जब 9 करोड़ रुपए में मिल रही है, यहाँ पर 500 गज की बिल्डिंग लेता हूँ ना 20 करोड़ रुपए में, एक फ्लोर में खुद रहूंगा, एक लैविश लाइफस्टाइल भी रहेगा मेरा, 3 फ्लोर किराए पे लगाऊंगा, 4 लाख रुपए किराया भी आएगा। ये मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में तो वो लोग इतने खुश हैं क्योंकि एक फ्लोर का रेंटल 2.5 लाख रुपए है 500 गज का। 500 गज। अगर आप DLF सुशांत लोग में घर ले रहे हो, एक 500 गज के फ्लोर का रेंटल 2.5 लाख रुपए है। 5-6 करोड़ रुपए का फ्लोर लिया गया था उनसे आज से 1-1.5 साल पहले। तो लोगों को और क्या चाहिए, वो वहाँ 20 करोड़ रुपए का 200 गज बेच कर आ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा लैविश लोकेशंस तो देखो फिर वो अपने रेटों पे है। हाँ, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है दिल्ली में। यहाँ की आप कंपेयर करोगे वेस्ट दिल्ली की कई लोकेशंस को गुड़गांव की मोस्ट प्राइम लोकेशंस के साथ में, तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतने हाई एंड बना कर दे रहा है बिल्डर, फर्क आ जाता है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरे को लगता है आज की डेट में ना ट्रैवल कोई नहीं करना चाह रहा। जो बच्चे मेजॉरिटी देखो आजकल ना सारे IT सेक्टर में ही है, और सारा IT सेक्टर, IT हब ना सारा गुड़गांव में ही बसा हुआ है। गोल्फ कोर्स रोड, MG रोड, सोना रोड, अब एक्सटेंशन पे भी एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। तो अब ट्रैवल कोई नहीं करना चाह रहा। अब माँ बाप देखो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो क्या कहते हैं, वो बच्चे जब गुड़गांव रहकर खुश है तो वो भी कहते हैं चलो भाई गुड़गांव। दूसरी बड़ी चीज़ आज की डेट में दिल्ली और गुड़गांव के ना, मतलब जो स्टडी, जो पढ़ाई का लाइफस्टाइल है ना, वो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो गुड़गांव में अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हो ना, यहाँ पर मतलब आपके बच्चे इतने ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे ना। दिल्ली के स्कूल्स और गुड़गांव के स्कूल्स में बहुत फ़र्क है, जो लाइफस्टाइल का ही फ़र्क आ जाता है। तो लोग चूज़ कर रहे हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए। मतलब मैं मेजर पॉइंट मानता हूँ कि बच्चों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं लोग, यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। तो ये कुछ मेजर रीजंस है जो जी। एंड सर मैं इसी पे ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो हाउ कैन अ एंड यूज़र who is planning to move from Delhi to Gurgaon, why will he trust you, या फिर how can it trust any broker for that matter? क्योंकि देखो रहा तो वो सारी उम्र दिल्ली में ही है, प्रॉपर्टी उसकी वहीं है, अब उसको वो सेल आउट करके अगर गुड़गांव आना है तो वो कैसे भरोसा करे आप पर? देखो मैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम गुड़गांव का काम कर रहे हैं तो सारा कस्टमर हमारे पास ही आएगा। बहुत वास्ट मार्केट है। तो इस चीज़ को ना एलिमिनेट कर देते हैं कि आप ट्रस्ट किसी पे करोगे तो चलो बाद में, आप अपनी वर्किंग इतनी अच्छी करके चलो कि देखो 2-3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो ना, तो आप पहले 2-3 चीज़ें आप उसको फिगर आउट करते हो। पहले आप देखते हो कि आप किस लोकेलिटी में घर ले रहे हो। वो आप लोकेशन तो चलो हर कोई फिगर आउट कर लेता है कि यार मैंने DLF लेना है, सुशांत लोग लेना है, गोल्फ कोर्स रोड लेना है, मेरे बजट में क्या आ रहा है, वो फिगर आउट कर लेता है। उसके बाद आपका जो सबसे मेजर पॉइंट आता है ना, वो आता है डॉक्यूमेंटेशन का। आप अब मुझे छोड़ कस्टमर को तो छोड़ो, मैं भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं एक एंड यूज़र होता तो मैं भी क्यों ट्रस्ट करूंगा किसी के ऊपर कि भाई मैं आपने 5 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ। तो एज अ एंड यूज़र सबसे पहले आप, जो हमारा प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कस्टमर्स के साथ कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कैसे कंफर्ट देते हैं, उनको ट्रस्ट कैसे दिलाते हैं। ओके। एक कस्टमर को सबसे पहले ना डॉक्यूमेंटेशन हम लेकर जाते हैं। मतलब जो देखो वेरीफाई करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक है जो भी डेवलपर का ऑफिस है ना, सपोज अगर DLF है तो डेवलपर का ऑफिस होता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड सारा मेंटेन होता है। क्योंकि डेवलपर जो DLF है ना,
वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्मार्ट है, वो आज की डेट में आपको हर डॉक्यूमेंटेशन चाहे 30 साल पहले की भी होगी ना, वो आपको 2 मिनट में निकाल के दे देगा। इतना स्ट्रांग डेवलपर है डीएलएफ। और वही सबसे बड़ा रीज़न है हमारा डीएलएफ के साथ एसोसिएट होने का, कि डीएलएफ के साथ ना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। जीरो तो नहीं होते, क्योंकि देखो कोई ना कोई निकाल जाता है कुछ ना कुछ कहीं से, बट चांसेस बहुत कम है। डीएलएफ की टीम बहुत स्ट्रांग है, डीएलएफ के ना एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, डीएलएफ के जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनके एथिक्स बहुत मैटर करते हैं। तो वो उन तरीके से चलते हैं। तो किसी एंड यूज़र को हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी हमने किसी को सपोज क्लोज करवाई, तो हम उस प्रॉपर्टी को एक सॉफ्ट टोकन करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस में होता है ना। तो सॉफ्ट टोकन के बाद हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन की एक फोटोकॉपी, एक चेन, वो हम उस कंज्यूमर को डीएलएफ के ऑफिस लेकर जाते हैं। डीएलएफ के जो उनका मेन डॉक्यूमेंटेशन जो वेरिफिकेशन करते हैं ना, हम उन पूरे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डीएलएफ के थ्रू करवाते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ से हमारी कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उसके बाद हम लेकर जाते हैं उनको तहसील में, जो हमारा गुड़गांव की तहसील होती है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पर हम कस्टमर को गुड़गांव के सबसे बेस्ट जो एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू उनकी पूरी सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू चेक करवाते हैं। मतलब ये 2-3 प्रोसेस होते हैं, एक एक चेन की वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि जो रजिस्ट्री अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो आपकी रजिस्ट्री हो गई ना, एक सपोज बिल्डर ने कोई रजिस्ट्री करवाई, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी अपडेट होता है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट बहुत काम कुछ नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एक एक पेपर सबमिट होता है रजिस्ट्री का। एक कॉपी एक कंज्यूमर के पास है, तो एक कॉपी गवर्नमेंट के पास भी है। तो वहाँ से हम वेरीफाई करवाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं है, इस चेन में किसी और ने आगे फर्दर सेलिंग तो नहीं कर रखी, इस पे लोन वगैरह तो नहीं चलता। उसके बाद एक सर्च रिपोर्ट निकलती है जो बैंक्स यूज़ करते हैं मेजरली। ये किसी को भी नहीं पता होगा। जो बैंक्स सर्च रिपोर्ट निकालते हैं ना, वही सिमिलर सर्च रिपोर्ट हम निकलवा कर देते हैं कंज्यूमर्स को। अब ऐसा भी नहीं है कि हर केस में निकलवा कर देते हैं। देखो कंज्यूमर्स को ना, मेजॉरिटी हमारे कंज्यूमर जो भी हैं वो हमारे या तो रेफरेंस के होते हैं, या फिर उनको पता होता है कि सबरवाल एसोसिएट्स कौन है। और सबसे बड़ी वेरिफिकेशन, सबसे बड़ा फिल्टर तो देखो हम खुद हैं। अगर हमने इतना बड़ा रेपुटेशन बना रखी है, इतना बड़ा नाम बना रखा है ना, तो हम 1-2 ट्रांजैक्शन के चक्कर में ना अपना नाम खराब नहीं करेंगे कि किसी डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क हो तो हमने किसी को चेप दिया ऐसे चीज़। तो अगर हमने किसी डॉक्यूमेंटेशन को ओके बोल दिया ना कि ये डॉक्यूमेंट ओके है, तो पूरे वर्ल्ड में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे तहसील हो, चाहे डीएलएफ का ऑफिस हो। तो हम सबसे पहले तो अपने ट्रस्ट पे लोगों को चीज़ दिलाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ट्रस्ट पे ही चलता है। तो वो सबसे पहला फिल्टर हम हो गए। उसके बाद जो डेवलपर है वो हो गया। थर्ड होता है तहसील। उसके बाद भी अगर कंज्यूमर को डाउट है, उसके बाद हम जो बैंक सर्च रिपोर्ट निकलवाता है, वही सेम सर्च रिपोर्ट, पूरा डेटा आ जाता है उस पूरी प्रॉपर्टी का, कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कोई बैंक लोन था, वो क्लोजर हुआ नहीं हुआ, वो पूरा डेटा सारा उसका चिट्ठा कट्ठा निकल कर ना, सारा जो कच्चा चिट्ठा होता है वो सारा निकाल कर हम दे देते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा, उससे कंज्यूमर को पूरी तसल्ली हो जाती है। तो मतलब आपने अगर एक बार ओके कर दिया है तो चांसेस आर वेरी लेस कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो चांसेस आर वेरी लेस नहीं, चांसेस है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। अगर सबरवाल एसोसिएशन से बोला कि ओके है टू बाय दिस प्रॉपर्टी तो ओके है 100%। तो सर अभी कंपेयर करते हैं प्राइसेस। तो 2018 में जो रेट्स थे जी, और आज 2025 हो गया है, तो रीसेंट रेट्स मुझे भी पता है बिकॉज मैं भी गुड़गांव में ही रहता हूँ। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। इनफैक्ट हमने इंट्रो में भी बोला कि 190 करोड़ का पेंट हाउस बिक रहा है डीएलएफ कमेलियाज में। तो आई बिलीव कि एंड यूजर्स आर नाउ कंफ्यूज्ड कि प्राइस बढ़ता रहेगा गुड़गांव का, या जैसे आपने बोला कि दिल्ली का जूस निकल चुका है, इज इट सैचुरेशन लेवल, तो क्या है, वेदर इज इट द राइट टाइम टू बाय या अभी वेटिंग टाइम है, क्या चल रहा है अभी गुड़गांव रियल एस्टेट के प्राइसेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज। देखो गुड़गांव 2018-2019 में ना, प्री कोविड होता क्या था, मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। 2-3-4 सालों से बिल्कुल स्टैग्नेंट मार्केट चल रही थी। बहुत ज़्यादा क्या, कोई फ्लक्चुएशन था ही नहीं। साल में अगर 20-30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट बढ़ गया तो बढ़ गया। कोविड के बाद से ना
मतलब दिल्ली इतना सैचुरेटेड था, तो लोग एकदम से गुड़गांव की तरफ लोगों ने ऐसे रश किया, मतलब दिल्ली तो क्या, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से लोगों ने गुड़गांव की तरफ ऐसे रश किया। वो गुड़गांव का लक था या गुड़गांव का इंफ्रा उस वक्त इतना स्ट्रांग हो रहा था या लोगों को दिख रहा था। दूसरा मेन रीज़न जो मुझे लगा कि लोग चाह रहे थे कि जहाँ पर उनकी जॉब्स है, जो कि गुड़गांव एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब बन चुका है, तो उसके पास में रहें, ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये दूसरा रीज़न बना मुझे लग रहा है। और एक और ना, गुड़गांव का लाइफस्टाइल बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनसे काफ़ी डिफरेंट था। गुड़गांव की वाइब बिल्कुल अलग है। 2018-19 में अगर मैं प्लॉट रेट्स की भी बात करूँ ना, तो लाख रुपए, मतलब 1-1.5 लाख रुपए गज के आसपास के प्लॉट रेट्स चला करते थे। 2020 तक भी यही प्लॉट रेट्स रहे। कोविड जैसे ही हिट हुआ उसके बाद से सब अज्यूम कर रहे थे कि अब क्रैश करेगी मार्केट। बट उसके बाद जो गुड़गांव की मार्केट ने एक स्टार्ट लिया है ना, उसके बाद से मतलब पुनर्जन्म हुआ है गुड़गांव की मार्केट का। उसके बाद से गुड़गांव की मार्केट ने आज तक अभी तक पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये इसका पीक आ चुका है, अब ये मार्केट नहीं बढ़ेगी, 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ। वो सभी कंज्यूमर सिर्फ बोलते रह गए, वो सभी इन्वेस्टर्स बोलते रह गए। बट गुड़गांव की मार्केट वो 1.5 लाख रुपए गज से आज कई लोकेशंस पे, सारी लोकेशंस नहीं, कई लोकेशंस पे 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट नाउ इज़ द टाइम टू बाय। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, रियल एस्टेट हमेशा, रियल एस्टेट बाय करने के लिए वेट मत करो। आप रियल एस्टेट ले लो फिर वेट करो। अभी गुड़गांव का सैचुरेशन 10 साल दूर है। अभी अगर मैं देखो आपको ना लॉजिकल जवाब देता हूँ। गुड़गांव में अगर मैं डीएलए फेज़ 2, डीएलए फेज़ 1 की बात करूँ ना, सैचुरेशन कब आता है? जब आपके वहाँ पर सारी लोकेलिटीज़ पूरी पैक हो चुकी हो। जब बिल्डर फ्लोर्स, देखो आज की डेट में बिल्डर फ्लोर्स ही बन रहे हैं, या तो कोठियाँ बन रही हैं, जो जिनके पास पैसा है वो कोठी बना रहे हैं, अपना विला बना रहे हैं। सैचुरेशन तब आता है जब जितनी, सपोज डीएलए फेज़ 1 में 4000 प्लॉट्स हैं, 4000 प्लॉट्स में से आज की डेट में जितना मैं बिलीव करता हूँ अभी 1000 बिल्डर फ्लोर्स भी नहीं बने, 1000 बिल्डिंग भी नहीं है। अराउंड 25% तक की अभी ऑक्यूपेंसी है वहाँ पर, इंडिपेंडेंट विलास बने हुए हैं। बट मैं बिलीव करता हूँ कि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40%, 50% के अराउंड खाली प्लॉट्स पड़े हैं, और ऐसे कुछ डेड लोकेशंस पड़ी हुई हैं जो फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, 1-1.5-2 साल बाद वो टूट के रिकंस्ट्रक्ट होंगी, बिल्डर फ्लोर ही बनेंगे। ओके। तो गुड़गांव का सैचुरेशन आने में मैं जो बिलीव कर रहा हूँ, अभी आज से 5 से 7 साल बाद शायद स्टार्ट हो जाए। ओके। उसका पीक तब देखा जाएगा। और गुड़गांव, मतलब मैं ये भी बिलीव कर रहा हूँ कि गुड़गांव की जो पेस रही है वो आने वाले 2-4-5 सालों में दिल्ली के प्राइम लोकेशंस को नेक टू नेक खड़ी होगी, और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जो दिल्ली को भी बीट करता हुआ गुड़गांव नजर आएगा। तो आप देखते हो कि नियर फ्यूचर में ये 190 करोड़ का जो टारगेट है ये बीट हो पाएगा? ये आप अगले 1-2 साल तो छोड़ो, 2-4-5 महीने में आपको शायद न्यूज़ ना आ जाए। तो गुड़गांव, आप खुद बताओ, 190 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन अगर गुड़गांव में हो रही है, और ये दूसरी ट्रांजैक्शन है जो सबसे बड़ी, एक 100 करोड़ की पहले हुई थी, उसके बाद 190, 2 ट्रांजैक्शन में थोड़ी सैचुरेशन ऑलमोस्ट 100% का जंप। सब नेक्स्ट शायद हम 300 पे ही देखेंगे। कुछ नहीं कह सकते गुड़गांव अब, मतलब कह नहीं सकते कहाँ जा रहा है। बट इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग घर ले रहे हैं, उनके लिए विन विन है। आप सिर्फ प्लॉट लो, बिल्डर फ्लोर लो, अपार्टमेंट्स लो, बहुत अच्छा स्कोप है। एंड दिल्ली से लोग मूव कर रहे हैं ना, दुनिया मूव कर रही है, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं जो गुड़गांव में मूव कर रहे हैं। जिसके बाद देखो, कहना नहीं चाहिए, बट जिसका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है ना, वो सोच रहा है थोड़ा सा, वो जो इन्वेस्टर है, जो एंड यूज़र है, वो थोड़ा सोच रहा है। अब सोचना भी चाहिए जब बजट लिमिटेड है तो। बट अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर भी, अगर आपका बजट, मतलब बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर भी अगर ले सकते हो ना, आप बाय कर लो। आप आने वाले 1-2 सालों में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो गाइज, दिस इज द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। गुड़गांव कभी नहीं पीछे देखता है, तो प्लीज़ कर लो। जैसे सर ने बताया, रोहन जी ने, कि 5 से 7 साल दूर है अभी, एंड वो भी चांसेस कम है बिकॉज अभी ऑक्यूपेंसी नहीं है उतनी। तो
जल्द से जल्द इनको कांटेक्ट कीजिए सबरवाल एसोसिएट्स को एंड मेक श्योर कि आप भी अपना घर जल्द से जल्द ले लें। तो सर अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वी कंपेयर कमर्शियल विद रेजिडेंशियल। तो आजकल मैंने बहुत सारे बोर्ड्स और ये होर्डिंग्स लगी होती हैं कि कमर्शियल, जैसे आई एम जस्ट टेकिंग, प्लीज डोंट माइंड, AIPL एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पता नहीं उन्होंने लगाया है या ब्रोकर्स ने लगाया है, बट वो लगाते हैं कि आप यहाँ पे एक शॉप ले लो, 10% अश्योर्ड रेंटल इनकम। बट फिर आपने अभी एक पॉइंट रेज किया कि उससे बेटर, मतलब आपने बताया कि 500 गज का वो लो, प्लॉट लो, उस पर एक में आप लेविश में रहो और बाकी 3 घर किराए पे चढ़ा दो, रेंटल इनकम। करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग विच वन इज बेटर? अभी भी कमर्शियली ज़्यादा बेटर है या रेजिडेंशियल में प्लॉट खरीद के बना के उस पर रेंटल इनकम? ये देखो, कमर्शियल में ना एक सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, जो आपको रेंटल इनकम तो आ जाती है 7-8% आपको एनुअली आपको रेंटल इनकम मिल जाएगी, वही कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल में 3-4% मैक्सिमम 5% की ही रेंटल इनकम है। ओके। बट कमर्शियल में जो रिस्क है ना, वो रिस्क जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। मैंने जैसे बताया कि कमर्शियल मैंने 2017-18 से 2021 तक कमर्शियल ही करे थे। उसमें हमें कंज्यूमर्स का जो मतलब उनको प्रॉब्लम आती थी ना, आपकी कमर्शियल, देखो आपकी कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है, या तो वो कोई शॉप होगी, या तो मॉल में शॉप होगी, या फिर ऑफिस स्पेस होगा। ऑफिस स्पेस में क्या प्रॉब्लम आती है, ऑफिस स्पेस ना लीज आउट होता है पूरा बिल्डिंग में फ्लोर प्लेट वाइज, या तो वो डेवलपर ही लीज आउट करता है। अगर आप इंडिपेंडेंट यूनिट, सपोज आपके पास 2000 स्क्वायर फीट की यूनिट है, आप उसको इंडिपेंडेंटली ना या तो लीज आउट कर ही नहीं पाओगे, कि 2000 स्क्वायर फीट के लिए एक एंड यूजर को उसको लीज आउट करना, उसको आसपास के हर ब्रोकर के पास धक्के खाने पड़ते हैं। वो चलो आपकी प्रॉपर्टी अगर लीज हो भी गई, वो लीज होने के बाद आपको 3 साल या 4 साल का, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो पूरी फ्लोर प्लेट्स लेती है, ओके, जो स्टेबल रहती है। TCS हो गई, मैकेंजी हो गई, ऐसी बहुत कंपनीज हैं। अब गोल्फ कोर्स रोड, ये NH8 पे एक बिल्डिंग आई है अभी रिसेंटली, वाटिका की, वहाँ पर एयर इंडिया ने पूरा टावर मतलब लीज पे लिया है, 2 टावर लिए हैं शायद उन्होंने वहाँ पर। अब सपोज आपका बजट ही नहीं है, आपने यहाँ पर 4 करोड़ रुपए का ऑफिस स्पेस ले लिया 2000 स्क्वायर फीट का, एयर इंडिया वो थोड़ी लेगा आपसे रेंट पे। एयर इंडिया कहेगा यार मेरे को पूरा टावर चाहिए, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी बनाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। तो वो 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका कोई रेंट पे लेने आएगा ना, तो वो कोई छोटा सा या तो फिर CA फर्म होएगी, या कोई रियल एस्टेट ब्रोकर होगा, या फिर कोई सलून खुल जाएगा, क्योंकि अब उसकी स्टेबिलिटी और एक अच्छी कमर्शियल जो कंपनी है, एक IT कंपनी है, उसकी स्टेबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करेक्ट। दूसरी बड़ी चीज़, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है कमर्शियल में, जो मैंने 4 साल पहले उसका सबसे बड़ा फ्लॉ देखा ना, आपकी कंपनी, आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर रेंटेड है, तो वो 7% 8% का आपको रिटर्न दे रही है। वो आप उसको जब सेल आउट करोगे ना, एक रफ आइडिया की बात करूं तो 12-13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसको सेल आउट करोगे, क्योंकि रेंटल इनकम आ रही है, उसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली होती है। बट जब आपकी प्रॉपर्टी वो विकेट हो जाएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी इतनी जल्दी क्रैश करती है अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है ना, क्योंकि वो रेंटल इनकम दे नहीं रही, आपका मेंटेनेंस का मीटर चल रहा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से सीधा क्रैश करती है 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। आपकी 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीधा 2 करोड़ रुपए की रह जाती है। अब आप उस वक्त घबरा जाते हो, क्योंकि आपने जब वो प्रॉपर्टी बाय करी थी, जब आपके ब्रोकर ने आपको वो प्रॉपर्टी बाय करवाई थी, उसने कहा था जी आपकी लोकेशन अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, बट ये नहीं बताया था कि जब तक आपकी रेंटेड है तब तक तो आपका 4 करोड़ रुपए रेट है। बट जब आपकी ये प्रॉपर्टी वेकेट हो जाएगी तो आप इतने परेशान हो जाओगे, आपकी रेंटल इनकम रुक गई, आप 1-1.5 लाख रुपए अगर आपका रेंटल आ रहा है, आपकी वो रुक गई, वो आपको प्रॉब्लम। उसके बाद आप अगर बोलो कि चल यार मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, अपनी स्विच कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप बेचने जाओगे, जब आपको रेट सुनने में आएगा ना 2 करोड़ रुपए, तो लोग घबरा जाते हैं। वो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि रियल एस्टेट में, कमर्शियल में, आप रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप मतलब आपके लिए सारी चीज़ें ठीक है, जैसे ही वो वेकेट हो गई, वो क्रैश जो है ना, जो 4 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए का 50% का क्रैश, वो क्रैश आपको रेजिडेंशियल में देखने को नहीं मिलता।
आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में अगर रेंट आउट नहीं भी है तब भी वो फ्लैट का रेट उतना ही रहता है, फ्लैट का रेट उतना ही है। बेशक थोड़ी सी आपकी इनकम कम है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। कमर्शियल आज की डेट में गुड़गांव में मेरे को बता दो, रिटेल शॉप्स को छोड़कर कौन सी लोकेशन ऐसी है जो ग्रो करी हो? वो डेवलपर आ रहे हैं, रेट ऐसा निकाल रहे हैं, प्रमोशन ऐसा कर रहे हैं, उसको ऐसा दिखा देंगे जैसे गुड़गांव की सबसे बढ़िया बिल्डिंग ही वो, तो वो उसको दिखाकर बेचा जाता है। उसके कंपैरिजन में लोग आज की डेट में पिछले 2-3 साल से अवेयर हो चुके हैं। अब लोग ट्राई करते हैं रेजिडेंशियल में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसको फ्लोर वाइज रेंट पे दें, और बहुत इजीली बहुत अच्छी रेंटल इनकम उनको मिल जाती है आज की डेट में। तो सर अभी हम लोकेशंस की बात कर ही रहे थे, तो आपके हिसाब से करंटली सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन या प्राइम लोकेशन मैं बोलूँ गुड़गांव में क्या है, और आप देखते हैं उसको चेंज होते हुए, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट अपकमिंग प्राइम लोकेशन फॉर गुड़गांव? देखो, अभी गुड़गांव की प्राइम लोकेशंस की बात करता हूँ। अभी गुड़गांव का सबसे प्रीमियम लोकेशन, सबसे एक्सपेंसिव भी और सबसे चार्मिंग लोकेशन भी DLF फेज 1 मानी जाती है, जो कि आई गेस वो हमेशा से ही वही रहा है ना, DLF फेज 1 स्टार्टिंग से ही DLF फेज 1 रहा है। DLF फेज 1 को ना देखो, हर लोकेशन का जो लग्जरी है ना, वो वहाँ की जेंट्री से पता चलती है। करेक्ट। जब आपके वहाँ पर आप 60 गज के 150 गज के 200 गज के प्लॉटिंग दे दोगे ना, वहाँ पर जेंट्री भी वैसे आती है। DLF फेज 1 जब DLF ने स्टैब्लिश किया था, वो उस वक्त उन्होंने मतलब टारगेट किया था कि DLF फेज 1 को गुड़गांव का सबसे महंगा और सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन बनाना है। DLF फेज 1 में अगर आप लोग DLF फेज 1 की लोकेशन पे जाकर देखोगे ना, 90% of the plots in DLF phase 1 are 500 square yards and above. Okay. वो सबसे बड़ा रीज़न है। जब आपके पास DLF phase 1 में जब 500 गज के ही प्लॉट्स होंगे, जब लोग वहाँ पर जो बाय कर रहे हैं वो होंगे ही उस जेंट्री के। करेक्ट। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जेंट्री वो उस लोकेशन को ना और ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगी। राइट। तो जेंट्री से फ़र्क पड़ता है कि लोकेशन कितनी प्रोमिनेंट है और किस लेवल पर आज की डेट में वो लोकेशन आ गई है। कोई और ऐसी लोकेशन है गुड़गांव में जो आप फ्यूचर में आपको दिखता है कि शायद वो DLF फेज 1 जैसी बन पाए पूरे गुड़गांव में? देखो, काफ़ी लोकेशंस ना ऑलरेडी आ भी गई हैं। अभी एक्सटेंशन रोड पे कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। DLF फेज 1 1980 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसी के अराउंड एस्टैब्लिश हुआ था। तो उस वक्त मतलब DLF फेज 1 मतलब उस वक्त बिल्डर ने जो चीज़ें जो फीचर्स आज दे सकते हैं ना उन कम्युनिटीज़ को, वो DLF फेज 1 में नहीं दे पाए थे। जैसे 100% गेटेड कम्युनिटी, 100% पावर बैकअप आजकल लोगों को चाहिए। तो वो फेज 1 में कुछ ब्लॉक्स में तो है, बट कई मतलब मोस्टली तो देखो आजकल लोग मांग रहे हैं कि 100% गेटेड लोकेलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वैसी चीज़ें DLF ऑलरेडी एक्सटेंशन रोड, SPR रोड पर ना ऑलरेडी ला चुका है। एक कम्युनिटी है निर्वाणा कंट्री करके, सेक्टर 50 में। हाँ जी। तो वो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है। हालांकि वो है काफ़ी क्राउडेड जगह पर, क्योंकि वो पूरा एरिया ना बहुत रश रहता है वहाँ पर। अगर हम आउटर स्कर्ट से आए, गुड़गांव के आउटर स्कर्ट से, तो हमें DLF फेज 1 अगर हम एम्बियंस मॉल से निर्वाणा भी जाना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए भी हमें 45 मिनट चाहिए। करेक्ट। बट अब निर्वाणा कंट्री वाला चार्म तो सबको चाहिए, बट ट्रैवल कोई नहीं करना चाह रहा। तो वो भी एक प्रोमिनेंट रीज़न रहा है कि DLF फेज 1, DLF फेज 2, DLF फेज 4, सुशांत लोक 1, सन सिटी जो गोल्फ कोर्स रोड पे ही लोकेटेड है। ये लोकेशंस कनेक्टिविटी की वजह से और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। निर्वाणा कंट्री जैसी लोकेशंस, जैसे अब DLF अल्मेडा है SPR रोड पे, वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी हाइप होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं आई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी प्लॉट्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वहाँ पर। और एक्सटेंशन रोड पे कई लोकेशंस हैं ऐसी, अभी लो राइज कम्युनिटीज़ काफ़ी आ गई हैं। तो बहुत सारी लोकेशंस हैं। पहले तो स्टार्टिंग में एक आधी लोकेशन रहा करती थी, अब ऐसी बहुत लोकेशंस हैं। अब द्वारका एक्सप्रेस वे भी काफ़ी प्रमोट हो रहा है। करेक्ट। वहाँ पर तो दुनिया भर की अपार्टमेंट्स इतने मिल जाएंगे आपको। कितने अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सर, बने ही जा रहे हैं वहाँ, तो बने ही जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे। गुड़गांव का ना अब स्कोप बहुत बड़ा है। अब जिसको जो मतलब लगता है ना कि उसको जो कन्वीनियंट रहेगा, वो उस चीज़ को चूज कर लेता है। ऐसा नहीं है कि
कोई कस्टमर अगर उसको एक्सटेंशन रोड पे काम है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके पास पैसा है तो वो डीएलएफ ले लेगा, वो अपना कन्वीनियंट देखता है, वो एक्सटेंशन रोड के आसपास ही कोई अपार्टमेंट ले लेगा या फिर कोई विला ले लेगा। ठीक है, तो सर हम ये गुड़गांव की बात कर ही रहे हैं, हमने बहुत कुछ पॉजिटिव बातें कर ली, तो जहाँ पॉजिटिविटी होती है कहीं ना कुछ नेगेटिव बातें भी उसके बारे में होती हैं। आपने अभी बोला कि 100% पावर बैकअप चाहिए। दिल्ली में जैसे हम कंपेयर करें तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 99% लाइट रहती है, जाती बहुत कम है, बिकॉज आपने वो देखा है वहाँ पे नहीं जाती। गुड़गांव में लाइट का इशू है। देन जब बारिश होती है तब तो गुड़गांव बिल्कुल स्टैंड स्टिल ही हो जाता है, वाटर क्लॉगिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, जब गुड़गांव जब स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हुआ था ना, अब देखो गलतियां तो सबसे ही होती है, बट कई चीज़ें ऐसी यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही मैनेज हो जानी चाहिए थी, वो अब धीरे धीरे गुड़गांव की जो गवर्नमेंट है ना, वो धीरे धीरे उसको ट्राई कर रही है, सॉर्ट कर रही है। आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो वाटर क्लॉगिंग गुड़गांव में मतलब इस लेवल पे थी। गोल्फ कोर्स रोड की बात करूँ अगर, जो अंडरपास बने हुए हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, वो ऊपर तक पानी भर जाता था उनमें। बट पिछले इस साल की अगर मैं बात करूं तो शायद ही मेरे हिसाब से गोल्फ कोर्स रोड पे कहीं पे पानी भरा होगा। अब 1-2 जगह बारिश इतनी हैवी हो गई, अब इतनी हैवी बारिश में तो गुड़गांव तो क्या, मैं शायद दिल्ली में भी कई लोकेशंस ऐसी थी, लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पाए। वो ये कि अभी गुड़गांव का नाम इतना ज़्यादा हो रखा है ना, तो जिसका नाम ज़्यादा होता है ना, बदनाम भी वही होता है। मैं तो यही मानता हूँ। मैं हर कस्टमर को ये बोलता हूँ, मैं कहता सर दिल्ली में आपके पानी तो वहाँ पे भी भर रहा है, आप प्रॉपर्टी यहाँ लेने आ रहे हो तो आप इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है, मैं मान रहा हूँ गुड़गांव में, बट ऐसा नहीं है सिर्फ गुड़गांव में ही है। गुड़गांव की गवर्नमेंट इसको बहुत स्मार्टली, जो फ्लॉज पकड़े जा रहे हैं उनको धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर वो मुझे देखने को नहीं मिले। और कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर DLF फेज़ 1 और DLF फेज़ 2 इनसाइड द कम्युनिटी मुझे कहीं पर क्लॉगिंग एज नहीं मिली। मेन रोड्स पे नो डाउट कुछ एरियाज ऐसे हैं, बट उसको भी धीरे धीरे गवर्नमेंट एलिमिनेट करता जा रहा है। मतलब गुड़गांव गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट 100%, काफ़ी उसको इम्प्रूव करा है उन्होंने। मैं बिलीव कर रहा हूँ अगले 1-2 साल में ना वो और ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है सर। एंड सर मैं नोटिस किया है कि सबरवाल एसोसिएट्स इज ऑल्सो ऑन प्रोमिनेंट सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम पे आपके 45 के फॉलोअर्स हैं। करेक्ट। यू हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, उस पर भी आपके 2.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स या एसोसिएट्स दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो आप सोशल मीडिया पे क्यों हो एंड व्हाट इज़ योर मोटिव ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? यार अब 2-4 सालों से ना सारी चीज़ें इतनी ऑनलाइन होने लग गई हैं, बट अब हमने ये देखा 2-3 साल पहले जब हमने अपनी प्रेजेंस बनाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, उससे पहले ना लोग जानते तो थे सबरवाल एसोसिएट्स कौन है। मतलब ऐसा शायद कोई प्लेटफॉर्म होगा, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, न्यूज़पेपर, ये सभी जितने भी सोर्सेज थे ना एडवर्टीजमेंट करने के, उसमें सबरवाल एसोसिएट्स बिल्कुल पीक पे रहा करता था। मतलब हमारी एड्स वगैरह सारी ऐसे रहती थी क्योंकि हम काम इतना कर रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म सबरवाल एसोसिएट्स का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम इतने एक्टिव नहीं थे। तो 2022 के मिड में हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपनी प्रेजेंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी बनानी चाहिए। और उस दिन के बाद से भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, क्योंकि कई सेगमेंट होता है ना। अब न्यूज़पेपर का जो सेगमेंट है, अब हम नहीं चाहते, मतलब हम नहीं सोच सकते कि कोई एक यंग ब्लड होगा वो न्यूज़पेपर देखकर हमें कॉल करेगा, न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट देखकर हमें कॉल करेगा। वहाँ पर ना जो एजेड लोग हैं, जो न्यूज़पेपर एरा के लोग हैं, तो वो लोग ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और नो डाउट न्यूज़पेपर आज भी एक बहुत इफेक्टिव सोर्स रहा है, बट जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड बदल रहे हैं, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, सोशली काफ़ी एक्टिव हो रहा है इंडिया, तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पे लोगों को अवेयर करने की सोचा कि हम लोगों को बताएं कि हम सबरवाल एसोसिएट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी काफ़ी प्रमोशंस कर रहे हैं। और पिछले 2 साल में शायद मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए होंगे हमारे को, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े जो शायद न्यूज़पेपर, मैजिक ब्रिक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना जुड़ पाते। तो हमारा वो डिसीजन बहुत अच्छा रहा और अब इसको आगे और एक्सपैंड करने के प्लान्स हैं।
तो सर अभी आपने बोला कि आप इंस्टा यूट्यूब सब पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आजकल, एंड यू विल कीप ग्रोइंग बोथ ऑफ योर अकाउंट्स जी। तो यस, इंडिया इज़ चेंजिंग इनटू डिजिटल इंडिया। इनफैक्ट आजकल के सारे जो करोड़पति या मैं बोलूँ मिलियनर बिलियनर बन भी रहे हैं, वो सारी यंग जनरेशन ही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। करेक्ट। तो सबरवाल एसोसिएट्स ने कोई सर ये तगड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, मुझे पता है जो गुड़गांव में रहते हैं, उनको भी आप लोग ने प्रॉपर्टी दिलवाई है? आपको नाम नहीं डिस्क्लोज करना मत बताओ, बट आते होंगे ना आपके पास इन्फ्लुएंसर्स भी? नहीं, कई ऐसे आए हैं इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम लेने में भी कोई शर्म नहीं है। अच्छा। जो कुशा कपिला का आपने नाम सुना हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज से शायद 2020 के आसपास, मैं उस वक्त इस कंपनी में नहीं था, बट कुशा कपिला के फादर साहब आए थे। तो उनको हमारी कंपनी ने एक DLF में शायद फ्लोर दिलवाया था। और काफ़ी ऐसे आते रहते हैं। एक साउथ की एक्ट्रेस थी। तो लोग गुड़गांव में, अब आप देखो साउथ से भी लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, Correct. जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ रोल पर। ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करी और रेंट आउट कर दी। उनको रेंटल इनकम आ रही है। जब उनको पता है, लोग ना इंटेंशनली गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब उनका पर्पस नहीं है कोई भी। वो चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी एक गुड़गांव में हमारे पास हो, एक हमारी एक प्रेजेंस गुड़गांव में भी हो। कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं हमारे पास जो मतलब ये लगा लो, उनकी इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ कई बिल्डिंग्स बाय करके, वो क्लियरली पूरी बिल्डिंग्स, एक फ्लोर भी अपने पास नहीं रखा, सारे फ्लोर के फ्लोर सेल उन्होंने रेंट आउट कर दिए। तो ऐसे काफ़ी इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सब ये पूछना था मुझे आपसे कि जैसे 190 करोड़ तो नहीं, बट एज सबरवाल एसोसिएट्स ने अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आपने एक डील में क्लोज की हो, मतलब सेल आउट किया हो, व्हाट इज दैट नंबर? मैं अपना बता देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 2023 में एक 41 करोड़ की डील करी थी। एक 41 करोड़ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट थे। ओके। हाँ, प्लॉट हमने ट्रांजैक्ट किया था। 3000 स्क्वायर फीट का 3000 यार्ड का प्लॉट था। वो 41 समथिंग करोड़ की डील थी। वो हमने, मेरी मैक्सिमम डील दी है। कंपनी की डील्स तो हाँ और भी बड़ी होती होंगी, बड़ी हो रखी है। जो कंपनी के फाउंडर हैं उनकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। ओके ओके, करते रहते हैं। थैंक यू सर। लास्टली सर, व्हाई शुड पीपल चूज सबरवाल एसोसिएट्स? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? एंड इफ नॉट, लेट्स से नॉट, सब नहीं मानेंगे कि सब शायद ना भी आए सबरवाल एसोसिएट्स के पास, बट हाउ, व्हाट इज वन एडवाइस और रिकमेंडेशन हाउ टू चूज दी प्रॉपर्टी एडवाइजर और अ कंसल्टेंट वाइजली? देखो, एज अ सबरवाल एसोसिएट कंसल्टेंट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग किसी की बात मत मानो। आप लोग आकर लोगों को ना एक बार एक्सपीरियंस करो, लोगों की सर्विसेज, लोगों का तौर तरीके एक्सपीरियंस करो। आप किसी और डीलर के पास भी जाओ, आप और कंसल्टेंट्स के पास जाओ, और फिर एक बार आप हमारी टीम से मिलो, हमारे तौर तरीके देखो, हमारे प्रोसेसेस देखो, हम कैसे काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ कैसे विज़िट करा रहे हैं, हमारी जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, आपको जो हम डॉक्यूमेंटेशन में गाइड कर रहे हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट है, जो चीज़ हमने आपको कमिट करी थी वो हमने करवा कर दी या नहीं करवा कर दी, हमने आपको जो चीज़ें जो हमने आपसे ब्रोकरेज, जो हमने आपसे कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करी है, उसको हमने मतलब आपको जस्टिफाई किया है या नहीं किया। वो सारी चीज़ें ना आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही मतलब किसी को बता सकते हो। बट एक चीज़ होती है जो मैं स्टार्टिंग से मानता हूँ, कि अगर आप किसी से मिल रहे हो ना, तो आपको मतलब आजकल लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेज है लोगों को। आप मिलने के बाद ही ना आप बता देते हो कि यार ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा मतलब हमें घर दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, या ये बंदा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉड टाइप है, कि ये मतलब ढंग से गाइड नहीं कर रहा है या बातों को इधर उधर घुमा रहा है। तो वो चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग एक बार हमारी टीम से आकर मिलो। अगर मिलना नहीं चाह रहे, एक बार ओवर द फ़ोन हमसे डिस्कस करो। मैं आपको पर्सनली, अगर फ्लोर में आप गाइडेंस लेना चाह रहे हो तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। अगर आप प्लॉट्स में, अपार्टमेंट्स में, तो हमारी काफ़ी बड़ी एक्सपर्ट्स टीम है। प्लॉट्स के लिए हमारी अलग टीम है, अपार्टमेंट्स के लिए अलग टीम है। अगर आप लोग हमें आकर हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हो, ऑफिस से मुझे याद आया, कई ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स भी हैं जिनका शायद ऑफिस भी नहीं है। तो आप एज अ कंज्यूमर ना, आप बिल्डर के या फिर एक
रियल एस्टेट कंसल्टेंट के ऑफिस में जाकर भी आप वहाँ की वाइब भी चेक करा करो, देखा करो कि वहाँ पर कंसल्टेंट बैठा भी है या कितने टाइम से बैठा हुआ है। वो सबसे बड़ी रिलायबिलिटी चेक होता है कि ये इस लोकेशन पे कितने टाइम से बैठा हुआ है। उससे भी पता चल जाता है कि ये कितना ट्रस्टवर्दी बंदा है या नहीं है। थैंक यू रोहन, आपने आज इतने मिथ्स ब्रोक किए होंगे गुड़गांव के बारे में कि हमें वेट करना चाहिए या खरीदना चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स को ये जानने को मिला होगा कि दिल्ली इज़ ऑलमोस्ट एट पीक, उनका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, एंड गुड़गांव इज स्टिल ग्रोइंग एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, एंड गुड़गांव विल स्टिल गिव you better returns in the coming 5 to 7 years. Thank you, Rohan. It was pleasure speaking with you and talking about the Gurgaon real estate. Thank you very much. Thank you so much.